हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं एक नई सीरीज लेकर आया हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है। हम देखते हैं वहां पर सूरज डूब रहा है, शाम हो रही है। वो साल 2017 का था। यही वो साल था जब हमारे एमसी की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। हम देखते हैं हमारा एमसी, उसका नाम है यानमू। वो अपनी बीवी के सामने खड़ा है। बीवी का चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि आज कुछ तूफानी होने वाला है। वो कहती है, यानमू, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं सब मुझे दे दो। मेरे भाई को नई कार खरीदनी है। भाई को कार चाहिए और पैसे पति से। वाह भाई वाह। यानम्यू सिर झुकाए, हाथ में कुछ कागज पकड़े चुप खड़ा रहता है। बीवी के लहजे में मालिक और नौकर वाला टोन था और हमारा बेचारा एमसी बस सोच रहा था, काश मैं इनविजिबल होता। थोड़ी हिम्मत जुटाकर वो धीरे से कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है। इतना कहना था कि बीवी का गुस्सा आसमान छू गया। वो अपनी जगह से उठती है और चिल्लाती है, क्या कहा तुमने? पैसे नहीं हैं? तो तुम्हारी इस महीने की सैलरी कहाँ गई? फिर वो तंज कसते हुए कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना, उन बूढ़ी पुरानी चीजों के साथ जाओ और पेंशन के लिए अप्लाई करो। यानी वो यानमू के माँ बाप की बात कर रही थी। ये सुनते ही यानमू की आंखों में गुस्सा उतर आता है। वो अपनी मुट्ठी कस लेता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। बीवी उसके जेब में हाथ डालती है, पर जेब खाली। लगता है बीवी को लगा था कि अंदर कोई खजाना छिपा है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि जेब सच में खाली है, धड़ाम, वो यानमू के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। रबिश! वो चिल्लाती है, पैसे कहाँ छुपाए हैं तुमने? वो सारे पैसे मुझे चाहिए। यानम्यू हंसते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? तुम तो हर वक्त बस पैसों के बारे में ही सोचती रहती हो। बीवी और भड़क जाती है, पास रखा पानी का गिलास उठाती है और छपाक, पानी सीधा यानमू के चेहरे पर। कमरा कुछ पल के लिए शांत हो जाता है, सिर्फ पानी की बूंदें और टूटी हुई उम्मीदों की आवाज रह जाती है। पानी का गिलास फेंकने के बाद वो और भी गुस्से में आ जाती है। तुम सबसे बड़े लूजर हो, वो चिल्लाती है। क्यों हंस रहे हो? तुम एक असली लूजर हो यानमू। यानमू की मुस्कान धीरे धीरे मिट जाती है। वो कहता है, क्या कहा तुमने? मैं लूजर हूं? हाँ, हूं तो क्या हुआ? मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन सुनो, तुम्हारे पेरेंट्स ने अभी तक नई कार खरीदी है। तुम्हारे भाई की शादी के लिए भी एक कार मैंने खरीदी थी। फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं करता। वो मेरे पैसे देना बताओ मुझे। वो और जोर से चिल्लाकर कहता है, मेरी महीने की इनकम 100 मिलियन वॉन से ज्यादा है। लेकिन वो भी तुम्हें और तुम्हारी फैमिली के लिए काफी नहीं है। जो कुछ बचता है वो भी तुम मुझसे छीन लेती हो। एमसी की बीवी कहती है, क्या कहा तुमने? 100 मिलियन वॉन? और क्या मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली नहीं है? तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें अपनी फैमिली की फिक्र नहीं? यानम्यू जोर से हंसता है, फैमिली? हा हा हा, भाड़ में जाए तुम्हारी ये फैमिली। काफी हो गया। तुम्हारी फैमिली ने मुझसे जो छीना है ना, अब बस। अच्छा, तो जाओ ना, मर जाओ। एक बार क्यों मरो, 100 बार मर जाओ। यानमू धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बात तुमने बिल्कुल सही कही है। एमसी की बीवी सैविज टोन हल्की मुस्कान के साथ कहती है, सच में मरना चाहते हो? तो ठीक है, लेकिन पहले अपनी एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवा दो। कम से कम तुम्हारी मौत से हमें कुछ फायदा तो होगा। जिंदगी में तो तुम किसी काम के नहीं थे। मरने के बाद थोड़ी वैल्यू तो आ ही जाएगी। यानमू की आंखों में आंसू झिलमिला उठते हैं। वो गहरी सांस लेता है और कहता है, अच्छा, ऐसी बात है फैंग युक्सुए, तुम वाकई बहुत हिम्मत वाली हो। एमसी धीरे धीरे कदम पीछे हटाता है। वो खिड़की की ओर मुड़ता है और फिर कूद जाता है नीचे। हवा में गिरते हुए उसके मन में बस एक ही बात गूंजती है, क्या सच में यही थी मेरी जिंदगी? क्या सच में ये मेरी जिंदगी थी? ऐसी, एक कचरे जैसी? इतना कहते ही चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, हवा रुक जाती है, सब कुछ ब्लैक हो जाता है। यानम्यू अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करता है और फिर सन 2009, 1 जुलाई, ये तारीख उसकी आंखों के सामने चमकती है। वो चौंक जाता है। क्या 2009? ये कैसे हो सकता है? अचानक उसे महसूस होता है कि वो कहीं और है। वो धीरे से आंखें खोलता है और जो देखता है उसे देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। वो अपने आप को देखता है कि वो अपनी बीवी के पेरेंट्स के सामने घुटनों पर बैठा हुआ है। ओ भाई, ये क्या सीन चल रहा है? उसी वक्त उसकी सास कहती है, क्या हुआ यानमू? अचानक नीचे क्यों बैठ गए? उसका साला मजाक उड़ाते हुए बोलता है, ये तुम्हारी फैमिली का कोई ट्रेडिशन है क्या, अपने ससुर के आगे घुटनों पर बैठना? वो धीरे से अपने मन में कहता है, क्या मैं सच में जिंदा हूं या फिर कोई सपना देख रहा हूं? एमसी की सांस ताने वाले टोन में कहती है, अरे, तुम जिंदा हो या मर चुके हो? कुछ तो बोलो।
ऐसे पागलों जैसी एक्टिंग मत करो। यानम्यू हिचकिचाते हुए कहता है। मॉम। सास गुस्से से कहती है। क्या कहा तुमने? मुझे मॉम? किसी की मॉम बनने से पहले मुझे और 40,000 वॉन दो, उस ब्राइड प्राइस ऐड करके दे दो हमें, तब जाकर तुम मुझे मॉम कहने का हक मिलेगा। यानम्यू दंग रह जाता है। आपने कहा ब्राइड प्राइस? वो अपने मन में कहता है, ये वही दिन है 8 साल पहले वाला, जिस दिन मैंने फैंग युक्शु को प्रपोज किया था, जिस दिन इन लोगों ने मुझसे शादी के नाम पर 4 लाख वॉन ऐंठे थे। सास कहती है, खुश होकर कहती है। हाँ हाँ, पूरे 4 लाख। इतना सोच क्यों रहे हो? इतना तो देना ही पड़ेगा। यानम्यू धीरे धीरे उठता है। ठीक है, मैंने सोच लिया है। उसके मन में आवाज गूंजती है। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने इन लोगों को अपना खून चूसने दिया था, लेकिन इस बार मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। सांस और साला दोनों हंसते हैं और सांस कहती है, क्या तुम एग्री कर रहे हो? यानम्यू जोर से गुस्से से हुए कहता है, एग्री? भाड़ में जाए एग्री। वो अंदर ही अंदर बोलता है, पिछली बार मैं मूर्ख था, लेकिन इस बार ये गेम मेरे रूल्स पर चलेगा। सास चिल्लाकर कहती है, क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मेरी बेटी क्या 1 मिलियन वॉन की भी वर्थ नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? वहीं पर फैंग युक्शुई यानी हमारी एमसी की बीवी बस उसे घूर घूर कर देखती रहती है। कूल और सैवेज टोन में एमसी कहता है, तुम्हारे कान खराब हैं क्या? या फिर तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया है? मैं उस ब्राइड प्राइस के लिए 1 सिंगल रुपया भी नहीं दूंगा। ये सुनते ही सब शॉक्ड। बीवी चौंक कर कहती है, यानमू, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? एमसी आगे बढ़ते हुए डोमिनेंट टोन में कहता है, मेरे बारे में क्या? तुम्हारी माँ तुम्हें बेच रही है या शादी करवा रही है? जरा बताओ तो सही, क्या तुम्हारी बेटी 1 मिलियन की डील है? फैंग युक्शु रुक जाती है, उसका चेहरा नीचे झुक जाता है। वो धीमी आवाज में कहती है, ये मेरे लिए आसान नहीं है, मैं बस अपने पेरेंट्स के लिए। यान म्यू बीच में हंसते हुए बोलता है, पेरेंट्स के लिए? हा, तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स मुझे राइज करेंगे, या फिर मुझे तुम्हारा लूजर भाई देंगे, जिसे पैसे के अलावा कुछ आता ही नहीं? अब भाई का गुस्से वाला रिएक्शन करते हुए कहता है, वो कुर्सी से उठकर चिल्लाता है, क्या कहा तूने साले यानम्यू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे लूजर कहने की? एमसी सैवेज टोन में ठंडी नजर से कहता है, क्यों? तू लूजर नहीं है क्या? तू हमेशा दूसरों के बचे हुए टुकड़ों पर पलता है। ना कोई काम, ना कोई टैलेंट, बस बाप की दौलत पर अकड़। ये सुनकर वो भड़क जाता है और यानम्यू की तरफ गुस्से में भागता है। तू मरेगा आज। लेकिन यानम्यू झट से उसका हमला रोक लेता है। एक ही मूव में उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। वो जमीन पर गिरकर हांफने लगता है और यानम्यू ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, क्या लगा था तुझे? मैं सिर्फ बातों में कमजोर हूं, या मुझे फाइट करना नहीं आता? वो उसे नीचे दबा देता है, इतनी जोर से कि वो पुष्पा पोज में फंस जाता है। भाई साहब की हालत देखकर तो कुर्सी भी शर्मा जाए। सास गुस्से से चिल्लाती है, ये क्या कर रहे हो यानमू? तुमने हमारे बेटे को मार डाला क्या? लिटिल बास्टर्ड, तू है क्या कर रहा है मेरे बेटे को? उसे छोड़ दे, वो तेरा साला है, ये तेरी फैमिली का मेंबर है। यानम्यू ठंडी हंसी के साथ कहता है, फैमिली? क्या कहा तुमने फैमिली? सैविज टोन, स्लो और डोमिनेंट वॉइस कहता है, सबसे पहले मैंने तुम्हारी बेटी से शादी नहीं की है, तो वो मेरा साला नहीं है, और अगर फैमिली इतनी प्यारी लगती है ना तुम्हें, तो उसे अपनी औकात याद दिलाओ। गुस्से में एमसी की बीवी कहती है, तू क्या बोल रहा है? क्या तू हमसे रिश्ता तोड़ना चाहता है? एमसी साइलेंट होकर उसकी तरफ देखता है, फिर धीमी भावुक आवाज में कहता है, रिश्ता? मेरा इस प्राइमरी फैमिली से न कोई नाता है, न कोई देना लेना, समझी? बीवी की तरफ गुस्से और हैरानी में, यानमू, क्या हमारे रिलेशनशिप की इतनी भी कीमत नहीं तुम्हारे लिए? थोड़े से पैसे देने में भी तुम्हें दर्द होता है? क्या तुमने कभी सोचा है मेरे पेरेंट्स ने आधा मिलियन जमा करने के लिए कितनी मेहनत की थी? मन की आवाज में, मेरी पिछली लाइफ में इस ब्राइड प्राइस के लिए मेरे फादर के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने उम्मीद पर एक लॉटरी टिकट खरीदा था। किस्मत ने मजाक किया, वो जीत तो गए थे $500,000, लेकिन उसी पल वो गिर पड़े बेहोश होकर, और मैं बस देखता रह गया। वो मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ता है और वो कहता है, तुम्हें चाहिए एक कैश काउ और मैं वो नहीं हूं। यानम्यू सड़क पर चलता जा रहा था। अचानक उसकी नजर लॉटरी की दुकान पर पड़ती है, वही दुकान जहां उसके फादर ने उस दिन वो टिकट खरीदा था। वो रुकता है, कुछ पल खामोश खड़ा रहता है, फिर खुद से कहता है, वो नंबर मुझे थोड़ा याद है, बस एक अंक से चूके थे। फिर वो भी उस दुकान में जाकर एक लॉटरी टिकट खरीद लेता है। शायद इस बार किस्मत मेरा इंतजार कर रही है।
बाहर निकलते ही वो अपने फादर को देखता है। वो तुरंत छिप जाता है। वो अपने बेटे को वहां पर देख लेते हैं। वो आंखें मलते हुए कहते हैं, मुझे लगा मैंने उसे देखा। क्या वो अभी फैंग के घर नहीं गया था? शायद मुझे भ्रम हुआ। वो साई लेकर मुस्कुराते हैं, फिर लॉटरी टिकट हाथ में लेते हैं। भगवान, अगर मैं ये टिकट जीत गया तो मुझे यानम्यू की ब्राइड प्राइस की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फादर की प्रार्थना। और पीछे एमसी उनको देखता है। एमसी यानम्यू अपने फादर को देख रहा था, आंखों में नमी, लेकिन दिल में एक ठान चुका था। डैड, आज से मैं आपको और माम को कभी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। कभी नहीं। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ता है, लेकिन तभी डिंग, सिस्टम बीप की आवाज आती है। उसके सामने वो सिस्टम आ जाता है। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, यू हैव सक्सेसफुली बाउंड विथ आई ऑफ द लॉर्ड गॉड सिस्टम। एमसी चौंक कर पीछे हटता है। क्या? आई ऑफ द लॉर्ड गॉड सिस्टम? स्क्रीन पर होलोग्राफिक टेक्स्ट चमकता है। टास्क जनरेटेड, कलेक्ट एसेट्स वर्थ 100 मिलियन वन। Build your own industry within 24 hours. 3 hours have already passed. 21 hours remaining. MC हैरान होकर कहता है, क्या बकवास है ये? अगर मैंने ये टास्क पूरा नहीं किया तो मेरी जिंदगी खत्म? वो पीछे हटता है, डर और हैरानी के साथ बोलता है, क्या मजाक है ये? अभी तो मैंने अपनी नई जिंदगी शुरू की थी। तभी वो अपने हाथ पर फोकस करता है। ग्लोइंग मार्क दिखाई देता है। ये मेरे हाथ पर क्या है? कोई निशान? क्या ये सिस्टम का सिग्न है? वो हाथ ऊपर उठाकर देखता है। लाल रोशनी जलती है। आई ऑफ द लॉर्ड गॉड। तो ये नाम कुछ फ्री नहीं रखा गया। थोड़ा साइलेंस, सस्पेंस बिल्डअप। तभी कहीं से एक लड़की की आवाज आती है, आह, छोड़ दो मुझे प्लीज। एमसी तुरंत चौंकता है। ये आवाज, ये तो मेंग याओ की है। वो एकदम दौड़ पड़ता है। यानी वो मुसीबत में है। एमसी दौड़ते हुए चिल्लाता है, मेंग याओ, क्या हुआ तुम्हें? एमसी कहता है, मेंग याओ यान म्यू की बचपन की दोस्त है और जिसे वो अपनी सगी बहन की तरह मानता था। ऑन एमसी के दिमाग में उसकी पुरानी यादें फ्लैश होती हैं। मेरी पिछली लाइफ में मेंग याओ की मां ने एक मैजिक गेम में धोखा देकर $500,000 जीते थे और उसी के बाद सब कुछ बदल गया। वो अपनी बेटी को लेकर मेरे घर पर आई थी रहने के लिए। उसने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन मैं उस वक्त फैंग्स हाउस में था और मैंने उसका कॉल नहीं उठाया। बाद में मुझे पता चला कि उसके बाद वो लोग उनके घर पहुंचे थे। उन लोगों ने उसे वो पैसे रिपे करने के लिए कहा था, लेकिन उस वक्त उन्होंने पैसे नहीं दिया। इस वजह से उन्हें मजबूर किया, इतना कि मेंग याओ उसी प्रेशर से वो मर गई। मैं उसे वक्त उसके लिए कुछ भी कर नहीं पाया, लेकिन इस बार मैं उसे कभी कुछ नहीं होने दूंगा। फिर हम वहां पर 2 गुंडे मेंग याओ को पकड़कर रखे हुए हैं। पहला गुंडा कहता है, चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, देखते हैं कौन आता है तुम्हें बचाने। दूसरा हंसते हुए कहता है, ओए, ये देखो, इसका फोन। किसे कॉल करने वाली थी ये? हाँ, यानम्यू को। दोनों ठहाका लगाते हैं और उसी वक्त बैम, पहले गुंडे के मुंह पर एक जोरदार मुक्का पड़ता है। उसे छोड़ दो कमीने, एमसी चिल्लाता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल। वो गुंडा जमीन पर गिरता है, खून थूकता है। एमसी मेंग याओ की तरफ मुड़ता है। मेंग याओ, तुम ठीक हो? मेंग याओ रोती हुई उसके पास भागती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। ब्रदर यानमू। तभी पीछे से एक भारी आवाज आती है, डैम इट, साले, किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मुझे मारा? वो पहला गुंडा उठकर जमीन से खड़ा होता है, मुंह से खून टपक रहा होता है। दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है, लगता है कोई हीरो बनने आया है भाई। वो मुट्ठी कसता है और कहता है, चलो देखते हैं ये हीरो कितनी देर में टूटता है। मेंग याओ कांपती हुई कहती है, ब्रदर यानमू, तुम्हारे पीछे देखो। एमसी धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और तभी थ्वैक, वो सामने वाले गुंडे का हाथ एकदम पकड़ लेता है और कसकर दबाता है। तू अपने आप को क्या समझता है? हाँ, वुजी हेवनली फादर? वो हंसते हुए कहता है, तेरी स्किल्स इतनी घटिया हैं कि तुझे खुद शर्म आनी चाहिए। गुंडा दर्द से चिल्लाता है, आ, छोड़ दे, मेरा हाथ टूट जाएगा। एमसी और कसकर पकड़ता है। अब समझ आया, जब किसी को छूना नहीं चाहिए तो छूते नहीं। पहले गुंडे की एंट्री, चाकू हाथ में। बास्टर्ड, मेरे भाई को हाथ लगाया तूने, आज तेरा काम तमाम कर दूंगा। एमसी शांत लेकिन घातक आवाज में कहता है, तुम लोग यहां आए क्यों हो? पैसे चाहिए ना? तो सुन लो, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ना पैसे मिलेंगे न जिंदगी। ये सुनने के बाद वो दूसरा गुंडा पहले गुंडे को कहता है, भाई, इसे जरा देख तो सही, ये तो खुद फटीचर लग रहा है। पहले वाला गुंडा कहता है, तुम्हें पता भी है कितने पैसे चाहिए तुम्हें? पूरा $500,000। क्या तू सच में इतने पैसे दे सकता है? एमसी शांत लहजे में बोलता है, हाँ, बस मुझे 3 दिन दो।
3 दिन में मैं तुम्हें $500,000 दूंगा, गुंडा व्यंग्य से कहता है। और साथ में मेरे भाई के मेडिकल खर्चे 100,000 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के साथ। वो पास आता है और कहता है, अगर 3 दिन में पैसे नहीं मिले तो ये लड़की हमारे साथ जाएगी, समझे? एमसी सीधा खड़ा होता है। ठीक है, 3 दिन में मैं तुम्हारे सारे पैसे दूंगा। रुकता है फिर गहरी आवाज में, लेकिन उस वक्त तुम दोनों घुटनों पर बैठकर मेंग याओ से माफी मांगोगे। यह सुनने के बाद वो गुंडे जोर से गुस्से से कहते हैं, साले, तू जानता भी है हमारा बॉस कौन है? फिडेलिटी रियल एस्टेट का बॉस। अगर पैसे नहीं लाया ना तो तेरी दोनों टांगें तोड़कर नाले में फेंक देंगे। सिस्टम अलर्ट साउंड, डिंग। वार्निंग, होस्ट मस्ट कंप्लीट मिशन क्विकली, रिमेनिंग टाइम डिक्रीजिंग रैपिडली, additional systems will start activating automatically as survival points drop। एमसी दंग रह जाता है। क्या मेरी लाइफ सर्वाइवल पॉइंट से डिटरमाइंड हो रही है? तो इसका मतलब मेंग याओ की आंखों में आंसू आते हैं। वो कांपती आवाज में कहती है, ब्रदर यानमू, ये सब कुछ मेरी गलती है। वो लोग मुझे कभी भी कहीं भी ढूंढ सकते हैं और अब मैंने तुम्हें भी अपनी परेशानी में घसीट लिया है। एमसी हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मेंग याओ, तुम कुछ पैसों की वजह से इतना मत सोचो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। 3 दिनों के अंदर मैं खुद उन लोगों को उनके घुटनों पर झुकाकर तुमसे माफी मंगवाऊंगा। थोड़ा शांत होकर कहता है, तुम बस घर चली जाओ और आराम करो। अचानक एमसी का सिर घूमने लगता है। ये क्या हो रहा है मुझे? वो लड़खड़ाते हुए मेंग याओ की तरफ गिर जाता है और सीधा उसके ऊपर गिर पड़ता है। दोनों कुछ सेकंड तक वैसे ही रहते हैं। वो भी अजीब तरीके में कहता हूं कि काश हम भी उसे तरह गिर जाते। हा 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 हा। चलो कहानी मेरे को देखते। उस वजह से मेंग याओ का चेहरा एकदम लाल हो जाता है। वो कहती है, बी ब्रदर यानमू, तुम क्या बीमार हो? एमसी होश में आता है, तुरंत उठता है। माइनस एम्बैरेस टोन में कहता है, सॉरी, मैं जानबूझकर नहीं गिरा, बस मुझे थोड़ी चक्कर आ गई थी। वो सर पकड़ते हुए कहता है, शायद आज दोपहर कुछ खाया नहीं मैंने, थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा हूं। फिर हल्की मुस्कान के साथ, तुम घर चली जाओ, ठीक है, मैं अब चलता हूं। वो बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए अपने हाथों को देखता है। ये सिस्टम क्या इसी चीज की बात कर रहा था? जितना टाइम कम रहेगा उतने अलग अलग सिम्टम्स आने लगेंगे। धीरे से खुद से कहता है, मतलब अगर मैंने मिशन फेल किया तो ये सिस्टम मुझे जिंदा ही खत्म कर देगा। फिर सीन बदलता है। हम देखते हैं द रिच हाउस एम्बियंस फैंग फैमिली मैंशन। वहीं पर फैंग फैमिली की मीटिंग चल रही है। यानमू की होने वाली सास और ससुर दोनों गुस्से में है। फैंग मदर गुस्से में चिल्लाता है, यानम्यू ऐसे कैसे कर सकता है? अब तक तुम्हारा कॉल नहीं उठाया उसने? एमसी की बीवी परेशान सी कहती है, जी नहीं, अब तक उसने मेरा फोन नहीं उठाया है। तभी फैंग के फादर चिल्लाकर अपनी जगह से उठते हैं और वो गुस्से में अपनी बेटी को थप्पड़ मारने वाले थे। वो कहते हैं, यूजलेस, तुम एक आदमी को भी कंट्रोल में नहीं रख सकती, तुमसे शादी कराकर हमें क्या फायदा हुआ? फैंग की मदर शॉक में चिल्लाती है, लाओ फैंग, तुम क्या कर रहे हो? थोड़ा तो सोचो, ये सब इतना भी आसान नहीं है। फैंग फैमिली के घर में आज कुछ अजीब सा माहौल था। फैंग की मदर लाओ फैंग की तरफ देखकर कहती है, उस यानमू के साथ आज कुछ अजीब हो रहा है, वो कुछ अलग दिख रहा था। फैंग फादर हल्की सोच में कहता है, हाँ, कुछ तो गलत है। वो अचानक से इतना बदल कैसे गया? वो हमेशा शाओक्सुए के पीछे पीछे रहता था, वो इतनी जल्दी कैसे बदल गया है? फिर वो अपनी जगह से उठकर कहता है, क्या वो यानमू अमीर बन गया है? इसीलिए तो वो हमें इस तरह अजीब बात कर रहा था। अगर वो सच में अमीर बन गया है तो फिर हम उससे ब्राइड प्राइस बढ़वाएंगे और उसके सारे पैसे छीन लेंगे। वो अपनी बेटी का कंधा पकड़ते हुए कहता है, शाओक्सुए, अगर तुम्हारी खुद की खुशी तुमसे कोई छीन ले तो तुम क्या करोगी? हाँ ठीक है पापा, मैं समझ गई, मैं खुद उससे बात करूंगी। फैंग मदर चालाकी भरे स्वर में बोलती है, तुम्हारे पापा ने सही कहा है, जाओ शाओक्सुए, अपनी सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल करो, उसे फिर से अपने जाल में फंसा लो। और वो दरवाजे से बाहर जाती है। फिर वो अपने मन में सोचती है, क्या सच में यानम्यू के पास कुछ तो है जिससे वो ब्राइड प्राइस दे सकता है? वो हमेशा मेरे लिए गिफ्ट्स खरीदता था, फिर अचानक से इतना कोल्ड कैसे हो गया? फिर सीन बदलता है। दूसरी तरफ यानमू और मेंग याओ अपने घर में शांत बैठे होते हैं। एमसी मुस्कुराते हुए कहता है, थोड़ा फल खा लो मेंग याओ, भूखी मत रहो, ठीक है? तभी डिंग डांग दरवाजे की घंटी बजती है। मेंग याओ उठकर दरवाजा खोलती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ये तो सिस्टर युक्शु है, आप अंदर आइए। युक्शु ही अंदर आती है और सीधा यानमू की तरफ बढ़ती है, चेहरे पर गुस्सा और दिल में जलन। यानमू, मुझे साफ साफ बताओ, तुम मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? एमसी धीरे धीरे उसकी तरफ देखता है, कोल्ड इमोशनलेस टोन मैं कहता है, तुम यहां पर क्या कर रही हो यक्षु? अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है और मैंने तुम्हें पहले ही साफ साफ बता दिया था। तुम्हारी जो लालची माँ है वो अभी भी मेरे पैसों के पीछे पड़ी है। युक्षु गुस्से में हुए बोलती है, क्या तुम किसी और के साथ चक्कर में पड़ गए हो?
पहले तो तुम खुद ब्राइड प्राइस देने को तैयार थे, फिर अचानक से अपना माइंड क्यों बदल लिया? एमसी वो एकदम शांत तोड़ में कहता है, नहीं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। हमारा रिलेशनशिप बहुत लंबा चला, लेकिन फाइनली अब इसका एंड यही है। और हाँ, मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा, जितना जल्दी हो सके उस घर को छोड़ दो। शायद तब तुम थोड़ा फ्रेंडली जी सको। युक्षी गुस्से से पलटती है और कहती है, मैं पक्का मेक श्योर करूंगी कि तुम इस दिन को याद करके बहुत पछताओगे। मेंग्याओ सब कुछ देख रही होती है। मेंग्याओ धीरे से थोड़ी उदासी के साथ कहती हैं, ब्रदर यानमू, आप और सिस्टर युक्षु एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज आप दोनों इस तरह बात कर रहे हैं? यानमू हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखता है। कुछ नहीं मेंग्याओ, तुम इन बातों पर ध्यान मत दो। वो आगे कहता है, मैं एक ट्रिप पर जा रहा हूं, शायद आज रात वापस ना आऊं। तुम आज रात यहीं रह जाना, ठीक है? एमसी मन ही मन सोचता है, आखिर मैं स्ट्यूपिड रिलेशनशिप के बारे में क्यों सोच रहा हूं? फॉरगेट इट, अब कुछ बड़ा करना है। जांग चेंग सिटी स्ट्रीट्स, नियॉन लाइट्स ग्लो, यानमू शहर की भीड़ में पहुंच चुका था। वो उसी लॉटरी दुकान पर गया जहां उसने पहले भी टिकट खरीदा था। उसे भीड़ में से कुछ लोग कहते हैं। एक आदमी बोलता है, क्या तुमने वो थर्ड प्राइज जीता है? अरे, ये तो डबल बॉल वाला टिकट है ना? दूसरा कहता है, हमने देखा था थर्ड प्राइज और फर्स्ट प्राइज के बीच सिर्फ एक नंबर का फर्क था। लगता है डैड यहां पर आ चुके हैं अपना प्राइज कैश करवाने। वहां पर एमसी के पिता कैशियर से कहते हैं, मैं तो बस अपने बेटे के लिए एक घर खरीदना चाहता था और उसकी शादी करवाना चाहता था। वो नीचे देखते हैं, आंखों में नमी था। यान मुंह अखबार से अपना चेहरा ढकता है, धीरे धीरे वहां से निकल जाता है। फॉर्चुनेटली मैं दुकान की निगरानी कर रहा हूं। पहले प्राइज के बाद जर्नलिस्ट इसे परेशान ना करें। फिर सीन बदलता है एमसी, वो एक खंबे के पास रुकता है। एमसी अपने मन में कहता है, फिडेलिटी प्रॉपर्टीज, अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लूं, किसी को भी अभी पता नहीं है कि फ्यूचर में जाकर ये तो सिटी जियांगचेंग की सबसे बड़ी बिजनेस कैपिटल बनेगी। और अगर वो लैंड मेरे पास आ गई, तो आने वाले सालों में मैं इस शहर का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। फिर सीन बदलता है, हम देखते हैं सुबह के करीब 9:30 बजे है। हम देखते हैं एमसी फिडेलिटी रियल एस्टेट के ऑफिस पहुंच चुका है। लेकिन वहां का नज़ारा देखकर वो थोड़ा शॉक्ड रह जाता है। वो कहता है, अरे, ये कंपनी तो बैंकरप्ट हो चुकी थी, फिर यहाँ इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? वो खुद से सोचता है, लगता है किसी ने मुझसे पहले अर्ली स्टार्ट कर दिया है। तभी अचानक उसके सीने में तेज दर्द होने लगता है। वो कहता है, डैम इट, ये ये मेरे दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है? अगर मैंने बैंक से पैसे निकाल लिए होते तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। उसी वक्त पीछे से एक बंदा चिल्लाता है, अरे बैनर देखो बैनर। एमसी तुरंत पलटता है, तुम लोग कौन हो? वो आदमी बोलता है, हम स्ट्राइक पर हैं, पूरे 6 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली है। एमसी थोड़ी हैरानी से, अरे भाई, ये तो कॉमन बात है, कंस्ट्रक्शन साइट पर सैलरी डिले तो होती रहती है, इतनी सी बात पे इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? दूसरा बंदा गुस्से में बोलता है, ड्रामा? हमें पता चला है, हमारा हर्ड ऑफ द डिग बॉस, वो सारे पैसे को लेकर यहां से भाग गए और यहां पर इस कंपनी का सेकंड बॉस कॉन्ग रुई, उसके बहुत सारे पैसे डूब गए हैं। उसके लिए भी हमें पैसे देने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम यहां पर स्ट्राइक करने वाले। ये सुनकर एमसी दंग रह जाता है, क्या कहा तुमने? बिग बॉस भाग गया? क्या ये न्यूज़ सच है? वो आदमी कहता है, हाँ भाई, बिल्कुल सच। हम सब उसे रोकने आए हैं। आज वो कॉन्ग रुई कंपनी में आने वाला है। एमसी के चेहरे पर एक मिश्री भरी मुस्कान आ जाती है। वो कहता है, थैंक यू अंकल, मुझे जानकारी देने के लिए। फिर वह भीड़ की तरफ दौड़ने लगता है, अपने मन में सोचते हुए, अभी भी मेरे पास टाइम है, अभी भी एक मौका है, मुझे मरना नहीं जीना है। उसी वक्त भीड़ में जबरदस्त शोर होता है। लोग चिल्लाते हैं, कंगरूई, हमारे पैसे वापस दो, हम तुम्हें यूं भागने नहीं देंगे। कुछ लोग तो आगे बढ़कर कहते हैं, अगर आज हमारे पैसे नहीं मिले तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसी दौरान एक गाड़ी भीड़ के बीच रुकती है। उसके अंदर दो आदमी बैठे हैं, दोनों बहुत घबराए हुए। एक तगड़ा आदमी गुस्से में बोलता है, क्या ये सब पागल हो गए हैं? मरना चाहते हैं क्या ये लोग? दूसरा आदमी, चश्मा लगाए हुए, गले में सोने की मोटी चैन, वो है जो यहां एमसी उसे मिलने वाला है। उसका नाम है कॉन्ग रुई, ओनर ऑफ फूडा कंपनी का। और उसके बगल वाला टकला आदमी है ली ब्याओ, वो उसका बॉडीगार्ड, टकलेदार और खतरनाक। ली ब्याओ गुस्सा हुए कहता है, मिस्टर कॉन्ग, क्या मैं अपने लोगों को बुलाकर इन सबको यहां से हटवा दूं? इन लोगों से लड़ाई करवा दूं? तुरंत कॉन्ग रुई शांत लेकिन ठंडे स्वर में जवाब देता है, किस बात का फायदा ली ब्याओ?
यहाँ पहले ही इतने लोग हैं, अगर तुम और लोग बुलाओगे तो यहाँ बवाल बढ़ेगा, घायल होंगे, फिर किसका जवाबदेही होगा? और तभी यन मुंह दिखाई देता है। वो गाड़ी की शीशे पर हल्का सा ठक ठक करता है, जैसे बिल्कुल नर्वस नहीं, बल्कि मजाकिया मूड में हो। ली बियाओ उस आवाज को सुनकर झट से मुड़कर देखता है और डर के मारे थोड़ा सा झकझोर कर बोलता है, ये कौन आया अभी? तुम्हें यहां क्या करने का हक मिला? तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजती है, रोबोटिक अर्जेंट। होस्ट, 25 मिनट शेष बचे हैं काम पूरा करने के लिए। यान मुंह तेजी से गाड़ी में घुस जाता है। उसे इस तरह अंदर आते हुए लिबियाओ चिल्लाकर कहता है, साले, किसने तुझे अंदर आने को कहा? अभी निकल यहां से, वरना तीसरे लोगों को बुलाकर तुझे धक्के मारवाऊंगा। लेकिन यान मुंह शांत रहेगा और सीधा मुद्दे पर आता है। हेलो मिस्टर कॉन्ग, मेरा नाम यॉनमू है और मैं आपसे एक बिजनेस करना चाहता हूँ। ली बियाओ फिर चिल्लाता है, तू सुना नहीं क्या? यहीं से दफा हो, 1 मिनट के अंदर यहां से हट जा, वरना इसका जिम्मेदार तू होगा। यानमू आंखों में ठंडी चमक लेकर कहता है, बैडास टोन, आपके अगले फैसले पर निर्भर करेगा कि आप मुझे सुनते हैं। उसे आपका फैसला होगा कि आप जेल में जाएंगे या आप फ्रीडम में लाइफ जीने वाले बॉडीगार्ड। कहता है, साले तू भी इन सभी लोगों की तरह यहां पर हमसे पैसे देने के लिए आए हो ना, बता मुझे। कॉन्ग रुई एक लम्हा ठहरता है, उसके चेहरे पर दिलचस्पी भी है और शक भी। यंग मैन, पैसे की चिंता मत कर, मैंने पहले ही हिसाब लगाया है। तुम्हें पैसों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही यह फिगर आउट कर लिया है। कुछ भी करने से पहले तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। यान मुंह कहता है, मिस्टर कॉन्ग, आप गलत समझ रहे हैं। मैं यहां किसी के पैसों के पीछे नहीं आया। मैं यहां एक डील की बात करने आया हूं और यह डील आपकी लेगेसी बदल सकती है। मिस्टर कॉन्ग शौक में अपने चेहरे से चश्मा उतर कर कहता है। यान मुंह को देखता है, उसकी आंखों में डिसबिलीफ साफ झलकता है। मिस्टर कॉन्ग कहता है, क्या तुम मुझसे बिजनेस करना चाहते हो? यान मुंह कहता है, एग्जैक्टली exactly. इसका मतलब है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। मैं आपकी सारी फाइनेंशियल लॉसेस को रिकवर कर दूंगा, यहां तक कि इन सारे वर्कर्स की पेंडिंग सैलरी भी मैं चुका दूंगा। यन मुंह सीरियस टोन कहता है, लेकिन उसके बदले मैं फिडेलिटी प्रॉपर्टीज को खरीदना चाहता हूं और उस प्रोजेक्ट का ओनर खुद बनना चाहता हूं। मिस्टर कॉन्ग कहता है, यंग मैन, तुम्हें जरा भी अंदाजा है इस प्रोजेक्ट के इकोनॉमिक लॉसेस का? अगर तुमने सिर्फ इन वर्कर्स को सैलरी देने की कोशिश की तो तुम्हारा पूरा खानदान सड़क पर आ जाएगा। यानमू कहता है, मिस्टर कॉन्ग, इतना स्ट्रेस मत लीजिए, मेरे पास टाइम बहुत कम है। बातें नहीं, बस एक नंबर बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। नंबर बताओ, डील हो जाएगी। सडनली सिस्टम अलर्ट बीप्स। सिस्टम अलर्ट, होस्ट, केवल 10 मिनट बचे हैं टास्क पूरा करने के लिए। मिस्टर कॉन कहता है, अच्छा, इतनी जल्दी चाहिए तुम्हें डील? तो सुनो, बिना $50 मिलियन के फिडेलिटी रियल एस्टेट को खरीदने का सपना भी मत देखना। यनमू धीरे मुस्कुराकर कहता है, ओ, बस 50 मिलियन, ये तो बहुत अच्छा है। मिस्टर कॉन्ग गुस्से से तिलमिलाकर कहता है, साले बच्चे, तेरे बाल अभी सफेद नहीं हुए और तू बोलता है बस 50 मिलियन? तभी उसका बॉडीगार्ड एमसी का कॉलर पकड़कर कहता है, ओ बच्चे, तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? ये कोई मजाक नहीं है और यहां पर ट्रेन नहीं चल रहा है। यनमू एमसी कहता है, अपना हाथ हटाओ। लीबियाओ नहीं मानता। अगले ही पल यनमू उसका गला पकड़कर एक झटके में पीछे धकेल देता है। लीबियाओ दम घुटते हुए कहता है, ये ये बच्चा क्या है? मिस्टर कॉन्ग शॉक में हो जाता है। मिस्टर कॉन्ग अपने मन में सोचता है, ये तो कोई फाइटर लगता है या किसी अमीर परिवार का लड़का। देखो इसकी हिम्मत। इसने लिबियाओ को 1 सेकंड में रोक दिया। यानमू के माथे पर पसीना आता है। मिस्टर कॉन्ग सॉफ्ट टोन में कहता है, रुको यंग मैन, शांत हो जाओ। मुझे मालूम है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, ये वर्कर्स का पेमेंट भी नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ व पागल इंसान के साथ बहस करता रहूं। और हाँ, बाद में अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना, तो मैं बिल्कुल भी पोलाइट नहीं रहूंगा।
एमसी कहता है, आप टेंशन मत लीजिए मिस्टर कॉन्ग, मैं इस जमीन को लेकर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अभी 50 मिलियन देने पड़े तो भी मैं दे दूंगा। एमसी मन में सोचता है, मैंने खबरों में सुना था कि कॉन्ग के पास लैंड के बहुत सारे एरिया हैं। अगर यह बात सच है तो फ्यूचर में मैं इससे कई गुना ज्यादा कमा सकता हूं। एमसी कहता है, ठीक है मिस्टर कॉन्ग, जितनी भी जमीन आपके पास है वो सारी मैं खरीदना चाहता हूं। कॉन्ग शौक में हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्या कहा तुमने यंग मैन, तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? कॉन्ग वो अपने मन में कहता है, अगर मैं इतना इम्पल्सिव ना होता तो मैं पहले ही इतनी सारी जमीन अपने हाथों से जाने नहीं देता। लेकिन अगर ये सच में सारी जमीन खरीदना चाहता है तो शायद यही मेरा बेस्ट चांस है। मिस्टर कॉन्ग कहता है, मिस्टर यान क्या कहा तुमने? यंग मैन यहां मजाक नहीं कर रहे हो ना? आप ज्यादा मत सोचिए, बस प्राइस बताइए। तभी अचानक सिस्टम की मैकेनिकल आवाज सुनाई देती है, वार्निंग, होस्ट के पास अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, अपना टास्क पूरा जल्द से जल्द करो। मिस्टर कॉन्ग हैरान में हुए चिल्लाता है, क्या तुम सीरियस हो? तभी उसका बॉडीगार्ड ली ब्याओ एमसी को देखकर मन में सोचता है, क्या यह लड़का वाकई में पागल हो गया है? इसको पता भी है कि इस एरिया की जमीन के प्राइस कितनी तेजी से गिर रहे हैं। कोई भी आदमी इस प्रॉपर्टी को खरीदने को तैयार नहीं, और ये बच्चा तो उल्टा हाई प्राइस दे रहा है। अचानक सिस्टम की मैकेनिकल आवाज गूंजती है, होस्ट के पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, जल्दी करो वरना उसके 5 सेंसेस गायब हो जाएंगे। अचानक एमसी के सर में तेज दर्द शुरू होता है। एमसी अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है, आह, क्या सोचा आपने मिस्टर कॉन्ग, जल्दी करिए, आपके पास टाइम नहीं है। मन में सोचते हुए, अगर इसने जल्दी फैसला नहीं किया तो सिस्टम मुझे मार डालेगा। कॉन्ग पर पहले से बहुत कर्ज है और वो इस फिडेलिटी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए बेताब है। कैसे भी करके मुझे ये प्रॉपर्टी लेनी ही होगी। कॉन्ग सोच में डूबा हुआ कहता है, ठीक है यंग मैन, अगर तुम मुझे अभी के अभी 20 मिलियन दे दो तो मैं यही जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा। अब बताओ तुम क्या कहते हो? एमसी का सिर और दर्द करने लगता है, उसकी विजन धुंधली होने लगती है, आवाजें धीमी पड़ जाती हैं। कॉन्ग चिल्लाकर कहता है, अरे सुन रहे हो ना, तुम्हें क्या हो गया है? एमसी हांफते हुए बोलता है, "ह, हाँ, क्यों ना हम डायरेक्ट साइन करने चले जाए, मैं जल्दी में हूं। मन में सोचते हुए अपने होठ काटते हुए कहता है, उसके मुंह के जेस्चर से लग रहा है उसने शायद 20 मिलियन कहा था। ठीक है, बस अब खत्म करना होगा। तभी कॉन्ग अपने बॉडीगार्ड को आदेश देता है, ली ब्याओ, जल्दी से पेमेंट ट्रांसफर की पूरी प्रोसीजर शुरू करो, मिस्टर यानमू को इंतजार मत कराओ। अचानक सिस्टम फिर से एक्टिव होता है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। 10, 9, 8। एमसी की आंखों में सब धुंधला पड़ने लगता है, उसकी विजन धीरे धीरे ब्लर होती जाती है, चेहरा पसीने से भीग चुका है। एमसी मन में कहता है, बस कुछ सेकंड और ये डील मेरी हो जाएगी। आईएमसी यनमू अपने कार्ड से अंतिम ट्रांजैक्शन कंप्लीट करता है। घड़ी में सिर्फ 3 सेकंड बचे थे। वो धीरे से कहता है, सांस लेते हुए, सिस्टम, नहीं, नहीं, खत्म हो गया, मैंने कर लिया। अचानक स्क्रीन पर सिस्टम की आवाज गूंजती है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, यू हैव कंप्लीटेड द टास्क। रिवॉर्ड, 10 सर्वाइवल पॉइंट्स अवॉर्डेड, प्राइमरी सिस्टम मोड अनलॉक्ड। एमसी की आंखों में आश्चर्य और राहत का मिक्स। यान मुंह हंसते हुए थोड़ी राहत से कहता है, लकीली मैंने ये टास्क पूरा कर लिया। सिस्टम फिर समझाता है, सर्वाइवल पॉइंट्स टास्क पूरा करने पर मिलते हैं। हर दिन एक सर्वाइवल पॉइंट अपने आप कंज्यूम होगा। जितने ज़्यादा तुम्हारे पास सर्वाइवल पॉइंट्स होंगे उतनी ही अच्छी रहेगी तुम्हारी फिजिकल कंडीशन। इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके तुम सिस्टम मॉल से आइटम खरीद सकते हो। मतलब जितना अधिक पॉइंट उतनी अधिक जिंदगी की कवच। लेकिन ठीक उसी वक्त बाहर कामगारों का हंगामा और जोर पकड़ लेता है। वो चीख चीख कर नारे लगा रहे थे, हमारा पैसा वापस करो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। भीड़ में से एक ने गुस्से में उठकर एक ईंट पकड़ी और सीधा कॉन्ग की गाड़ी की तरफ फेंक दी। मिस्टर कॉन्ग के चेहरे पर डर साफ दिखता है। वो लोग कहते हैं, हटाओ, पकड़ो इन्हें, वरना भाग जाएगा। लेकिन अब सीन पूरी तरह से चौपट हो चुका है। ली ब्याओ घबराए हुए तेज आवाज में कहता है, मिस्टर कॉन्ग, क्या आपको चोट तो नहीं लगी?
हमें अभी क्या करना होगा? मैं कहता हूं कि हम कुछ लोगों को कॉल करें ताकि हम आपको यहां से सुरक्षित निकाल सकें। मिस्टर कॉन्ग थोड़ा सहमा हुआ, लेकिन फिर यान म्यू की तरफ देखकर पूछता है, मिस्टर यान म्यू, क्या आपने ये देखा? यान म्यू ठंडी पर आत्मविश्वास वाली आवाज में कहता है, हाँ, मैंने अभी जो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, आप वही पैसे सीधे वर्कर्स को दे दीजिए। इससे मामला शांत हो जाएगा। यान म्यू के मन में छोटी सी राहत पर बाहर से वो शांत दिखता है। यान म्यू अपने मन में कहता है, मेरा बॉडी थोड़ा रिकवर कर रहा है, पर मेरे पास अब सिर्फ सर्वाइवल पॉइंट्स ही हैं। मतलब मेरे पास सिर्फ 13 दिन की जिंदगी बची है। मुझे पता है अगला सिस्टम टास्क कब और क्या होगा, इसलिए मुझे हर पॉइंट बचाना होगा। मिस्टर कॉन्ग एमसी की बात मानकर वो तुरंत आदेश देता है अपने बॉडीगार्ड को, ठीक है, तुम जल्दी से जाओ, तुरंत लोगों को बोलो, उनका सैलरी आज रात तक पेड कर दिया जाएगा। ली बियाओ कम से कम भरोसा, लेकिन आदेश मानते हुए कहता है, ठीक है सर। वो गाड़ी की छत खोले, माइक उठाए और जोर से बोलता है। ली बियाओ जोर से माइक में कहता है, सभी लोग सुनिए, बॉस ने कहा है आपकी सैलरी आज रात तक दी जाएगी, आप लोग वापस जा सकते हैं। ये सुनने के बाद सभी लोगों में और भीड़ में सन्नाटा हो जाता है। फिर धीरे धीरे शोर उठता है, कुछ लोगों की आंखों में शक, कुछ के चेहरे पर राहत। किसी ने जोर से कहता है, ठीक है, 6 महीनों से रुकी सैलरी आज मिलेगी, तो चलो हम तुम्हें एक आखिरी मौका देते हैं, पर ध्यान रहे, अगर आज रात पैसे नहीं मिले तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भीड़ वापस हटने लगती है, लेकिन कदम कदम पर चेतावनी की आवाज देते हुए जाते हैं। ली बियाओ थके हुए लेकिन राहत भरे टोन में कहता है, फाइनली ये सब खत्म हो गया मिस्टर कॉन्ग, अब हमें क्या करना चाहिए? मिस्टर कॉन्ग कहते हैं, सबसे पहले हमें कंपनी चलना होगा, वहां हमें मिस्टर यान को हमारा प्लान बताना है। फिर सीन बदलता है, हम देखते हैं सामने फिडेलिटी बिल्डिंग, सुबह का माहौल। मिस्टर कॉन्ग और यान म्यू वहां पहुंच चुके हैं। कॉन्ग जल्दी से अपने फाइल्स निकालता है और कहता है, मिस्टर यान, ये रहे हमारे प्लानिंग बुक्स और ये हमारी प्राइवेसी फाइल्स। लेकिन तभी यान म्यू कूल एंड बोल्ड एक्सप्रेशन में कहता है, रुको मिस्टर कॉन्ग, मुझे इन प्लान्स की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्ग कंफ्यूज्ड होकर कहता है, क्या मतलब? यान म्यू मैप पर मार्क की गई जगह दिखाते हुए कहता है, मैंने इन जगहों को मार्क किया है, इन जगहों पर कोई बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए और तुम जाकर इन जगहों को फौरन खरीद लो। कॉन्ग शॉक्ड टोन कहता है, मिस्टर यान, आप जिन जगहों की बात कर रहे हैं उनमें से एक जगह ईस्ट एरिया है। वो इलाका तो पूरी तरह से अबैंडन्ड लैंड है, वहां तो चिड़िया भी नहीं जाती। ऐसी जगह कोई क्यों खरीदेगा? यान मुंह कहता है, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने कहा है बस वही करो। फिर वो अपने मन में कहता है, इन सभी लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है कि इसकी वैल्यू आज नहीं दिखेगी, लेकिन आने वाले सालों में यही जगह जियांगचिंग सिटी का सबसे बड़ा कमर्शियल हब बनेगा। कुछ सालों में यहाँ एक नया स्कूल बनेगा, फिर उसके आसपास रेस्टोरेंट्स, बुक स्टोर्स और होटल्स की डिमांड बढ़ेगी, और यही बनेगा मेरा गोल्ड माइन। जैसे ही तुम ये जमीन खरीद लो, हम यहाँ बनाएंगे एक लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल। उसके अंदर एक मॉडर्न रेस्टोरेंट, एक स्नैक स्टॉल, एक बुक स्टोर और एक यूनिक क्विक होटल। सब कुछ क्लासी और स्टाइलिश होना चाहिए, डेकोरेशन सिंपल लेकिन आई कैचिंग। मिस्टर कॉन्ग प्रभावित होकर कहता है, वाओ मिस्टर यान, आप चिंता मत करिए, इन सब चीजों को मैं संभाल लूंगा। यान मुंह कहता है, मैं कंस्ट्रक्शन टीम को ढूंढने का टास्क तुम्हारे ऊपर जाता हूं, तो तुम्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। हमें चाहिए क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं। तुम बस मेरे प्लान पर भरोसा रखो और देखो कैसे ये अबैंडन्ड जगह फ्यूचर का डायमंड बन जाती है। कॉन्ग थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, बाय द वे मिस्टर यान, आज रात जिनपिंग होटल में इन्वेस्टमेंट रिसेप्शन है। सुना है कई बड़े प्रोजेक्ट्स वहां अनाउंस होंगे। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकता हूं। ये सुनने के बाद यानम्यू कहता है, क्या कहा आपने? इन्वेस्टमेंट रिसेप्शन? इन्वेस्टमेंट यानी इनकम, यानी सर्वाइवल पॉइंट्स। अगर मैं वहां सही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लूं तो न सिर्फ पैसा बढ़ेगा बल्कि सिस्टम से एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। एमसी उस जिंगपिंग होटल वहां पर आया है। वो रिसेप्शन डेस्क पर जाकर कहता है, हेलो, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो कौन सा फ्लोर है जहां आज इन्वेस्टमेंट रिसेप्शन हो रहा है? तभी पीछे से एक लड़की आती है, उसे कोई मिस फैंग कहता है। एमसी मुड़कर देखता है, वो कहता है, फैंग यक्षु, ये यहाँ पर क्या कर रही है? वो लड़की मिस फैंग बेहद खूबसूरत ड्रेस में आती है। उसके साथ एक बड़ा मोटा पीले बालों वाला आदमी है जो उसके कंधे पर हाथ रखे हंसते हुए अंदर आ रहा है। वो आदमी हंसते हुए कहता है, हा मिस फैंग, जब हम पिछली बार मिले थे तब मैंने कहा था ना, आप बहुत खास हैं, लेकिन आज तो आप और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। मिस फैंग अपने मन में सोचती है, अगर यान म्यू ने वो ब्राइड प्राइस चुपचाप दे दिया होता तो मुझे इस बूढ़े के साथ एंटरटेन नहीं करना पड़ता, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती। वो बूढ़ा आदमी कहता है, मिस फैंग, कहाँ खो गई आप मुझे बता सकती है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर उसकी नज़र सीधे एमसी पर पड़ती है। दोनों की नज़रें टकराती हैं, चारों तरफ सन्नाटा।
लेकिन दोनों कुछ भी नहीं कहते। फैंग तुरंत नजरें झुका लेती है। ये देखकर वो बूढ़े आदमी अपने मन में सोचता है, दिलचस्प। लगता है ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। एमसी धीरे से खुद से अपने मन में कहता है, मैंने इसके साथ कुछ दिन पहले ही ब्रेकअप किया था, और अब ये इस हालत में इस बूढ़े के साथ। फॉरगेट इट, ये मेरा बिजनेस नहीं है। वो मुड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी वो मोटा आदमी जानबूझकर उसे टकरा देता है। एमसी ठंडे नजरों से कहता है, हे, ध्यान से चलो, तुम ये क्या कर रहे हो? वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहता है, हा, क्या कर रहा हूं? तुम मेरे रास्ते में खड़े थे, गरीब लड़के। वो और करीब आकर कहता है, यंग मैन, क्या तुम्हें मालूम है ये जगह कौन सी है? ये जिनपेंग होटल है, और ये जगह तुम जैसे फटीचर लोगों के लिए नहीं है। एमसीएस फेस काम बट एंग्री लुक के साथ वो कहता है, तुम यहां अपनी पसंद से कपड़े पहनकर आए हो, और मैं यहां अपनी चॉइस से आया हूं। उसकी बातें सुनकर बूढ़ा आदमी तमतमा कर चिल्लाता है, यू लिटिल ब्रैट, तेरी इतनी हिम्मत? तुझे पता भी है मैं कौन हूं? मेरी गर्ल के सामने मुझसे फाइट करने की हिम्मत रखता है तू? एमसी उसे घूरते हुए कहता है, फैंग युक्षु, तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है? फैंग एमसी को इग्नोर करती हुए बोलती है, तुम्हें इसे कुछ भी देना लेना नहीं है। वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए एमसी को चिढ़ाते हुए कहता है, सुना बच्चा, इतनी ब्यूटीफुल लड़की को पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अब सपने देखता रहा, क्योंकि तेरे जैसे गरीबों की औकात नहीं है ऐसे ड्रीम पूरे करने की। वो जोर से हंसते हुए वो होटल के अंदर चले जाते हैं। एमसी धीरे से लेकिन गुस्से को काबू करने हुए वो खुद से कहता है, मैंने सोचा था कि फंग युक्सु सच में एक सिंपल काइंड लड़की है, लेकिन लगता है मैं पूरी तरह गलत था। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचता है, फिर एक गहरी सांस लेकर कहता है, फॉरगेट इट, अब इन बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं। चिंगपेंग होटल का 14th फ्लोर पर एमसी अब इन्वेस्टमेंट रिसेप्शन हॉल में पहुंच चुका है। वहां हर तरफ रिच लोग, ब्रांडेड सूट और चमकते वाइन ग्लास है। तभी सिस्टम की आवाज गूंजती है, न्यू टास्क एक्टिवेट। होस्ट, आपको इस इवेंट में एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है। आज रात कम से कम एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना अनिवार्य है। एमसी उसे देखकर कहता है, सिस्टम इतना बड़ा टास्क दे रहा है मुझे, लेकिन हे, ये इजी नहीं होगा। एक बिजनेस को साई करने के लिए। तभी एमसी को बॉडीगार्ड्स रास्ता रोक लेते हैं। रुको, वो कहता है, ये जगह तेरे जैसे मक्खियों के लिए नहीं है, निकल जा यहां से। एमसी शांत लेकिन ठंडे स्वर में कहता है, मुझे मालूम है मैं कहां आया हूं। यहां इन्वेस्टमेंट रिसेप्शन हो रहा है, और मैं भी इन्वेस्ट करने आया हूं। ये सुनने के बाद वो बॉडीगार्ड रूट से कहता है, तू इन्वेस्ट करेगा? अरे यहां जो बिग बॉसेस है ना, वो एक बार में हजारों मिलियन खर्च कर देते हैं, और तुम्हारी हैसियत भी नहीं है अंदर जाने की। अपनी ये फटी जीन्स और सस्ती शर्ट में आया है। एमसी उनकी बातें सुनकर वह कहता है, मैं यहां पर कॉरपोरेटर इन्वेस्टमेंट को देखने के लिए आया हूं। वह बॉडीगार्ड कहता है, ऐसी बात है क्या? तू किस प्रकार का बॉस है जो इस तरह से कपड़े पहनता है? यहां पर जो असली में बस होते हैं वह अच्छे तरीके से कपड़े पहनकर यहां पर आते हैं। चलो निकलो यहां से, ये कोई हाउसकीपिंग सर्विस नहीं है। जाओ यहां से, यहां पर तमाशा मत खड़ा करो। वो अपने मन में कहता है कि ये लोग मेरे कपड़े को देखकर जज कर रहे हो। वाह, यही दुनिया है जहां लुक्स ही वैल्यू तय करते हैं। तभी एमसी के पीछे आने वाले लोगों को वो बॉडीगार्ड कहता है, वेलकम मिस्टर मा। एमसी पीछे मुड़कर देखता है। वही दो चेहरे, फैंग युक्षु और वो बूढ़ा आदमी मिस्टर मा। मिस्टर मा हंसते हुए कहता है, अरे, ये तो वही छोटा ब्रदर है जो हमें नीचे मिला था। क्या बात है, अब हमारा पीछा करते हुए ऊपर तक आ गया? सिक्योरिटी गार्ड भी हंसने हुए कहता है, सही कहा आपने मिस्टर मा। लगता है इस बच्चे को समझ नहीं आता, ये जगह उसके बस की नहीं है। हम इसे कितनी बार कह चुके हैं, लेकिन ये समझता ही नहीं। मुझे ये भी लगता है कि इसको ह्यूमन लैंग्वेज भी नहीं आती है। ये कह रहा है कि है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आया है इस इवेंट में। वो बूढ़ा आदमी मॉकिंग टोन में कहता है, ओह, तो तुम इन्वेस्टमेंट करने आए हो? जोर से हंसते हुए कहता है, पहले जाकर कोई नौकरी कर लो, थोड़ा पैसा जमा कर लेना, फिर आना इन्वेस्टमेंट करने। अभी के लिए अपने ये कपड़े बदलो और निकलो यहां से, समझे? मिस्टर एमए उसके कंधे के पास आता है और व्यंग्य से कहता है, यंग मैन, एटीट्यूड अच्छी चीज है, लेकिन तुझे अपनी औकात और जगह का पता होना चाहिए। मेरे पास खूबसूरत औरत है, पैसा है, पावर है, वो सब चीजें जो तुम्हारे जैसे लोग सपने में भी नहीं देख सकते। वो फैंग का हाथ पकड़ता है और गर्व से अंदर चला जाता है।
वहां पर एमसी गहरी सांस लेकर वो अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो फिर से बॉडीगार्ड एमसी को रोकते हैं। वो कहते हैं, ओए, तुम बहरे हो क्या? कहा ना तू अंदर नहीं जा सकता। वो बूढ़ा आदमी अचानक सामने देखता है और हैरानी से कहता है, ओह ब्रदर कॉन्ग, ये तो यहाँ के सबसे बड़े आदमी हैं। मैंने इन्हें देखे हुए बहुत टाइम हो गया। फिर वो एमसी थोड़े गुस्से और दर्द के साथ मिस फैंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रही हो? फैंग ठंडी सांस लेते हुए कहती है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, अपने काम से काम रखो। एमसी का चेहरा गुस्से और निराशा से भर जाता है। क्या पैसा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? क्या तुम पैसों के लिए किसी को भी फॉलो कर लोगी? वो आगे तीखे लहजे में कहता है, और ये जो कपड़े पहने हैं ना, क्या तुम्हारी बॉडी वर्थ करती है इन्हें पहनने की? फैंग ये सुनकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। उसकी आंखों में थोड़ी शर्म और गुस्सा दोनों झलकते हैं। वो चुपचाप खड़ी रहती है और एमसी गुस्से से वहां से चला जाता है। वो बूढ़ा आदमी मिस्टर कॉन्ग के पास जाकर हंसते हुए कहता है, ब्रदर कॉन्ग, मैंने सुना है आपकी कंपनी को किसी वैल्यूबल पर्सन ने खरीद लिया है, और जो आपका पिछला लॉस था ना, उसने सब कुछ पलट कर रख दिया। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर कॉन्ग। कॉन्ग हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, हाँ वो बात सच है। मैं खुद भी सोच नहीं पाया था कि सब कुछ इतनी जल्दी बदल जाएगा। मिस्टर एमा मुस्कुराते हुए थोड़ा झुककर बोलता है, ब्रदर कॉन्ग, हमारा रिश्ता हमेशा अच्छा रहा है, तो जरा अपने भाई की मदद कर दो ना। वो चापलूसी वाला एक्सप्रेशन बनाता है। क्या आप उस नोबल मैन से मिलवा सकते हैं जिसने आपकी मदद की? कॉन्ग थोड़ा सोचते हुए बाहर की तरफ देखता है और तभी उसकी नज़र बाहर चल रही बहस पर पड़ती है। वो देखता है वहीं एमसी बॉडीगार्ड से बहस कर रहा होता है। मिस्टर एमा हैरान होकर बोलता है, क्या ये तो मिस्टर यान है? कॉन्ग उसकी बात को काटते हुए कहता है, मिस्टर मा, मुझे थोड़ा काम याद आ गया है, हम बाद में बात करते हैं। फिर वो सीधे एमसी की तरफ जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मिस्टर यान, आप यहां पर आ गए। वो बूढ़ा आदमी ये सब देखता है और दंग रह जाता है। ये क्या हो रहा है? ब्रदर कॉन्ग उस बच्चे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं? उसके चेहरे पर डर, जलन और शर्म सब कुछ साफ झलकता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट देना, और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि तब तक के लिए टेक केयर, कीप सपोर्टिंग और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहो और एनिमी देखते रहो।